हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया शर्मा ने वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल माइंडशाला। तो यार हमने आपके सारे चैप्टर्स जो आपके टर्म 1 में जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को यहाँ पे कराया है। लाइव प्रोसेस नहीं कराया, सारा चैप्टर्स आपका 75 मिनट्स में करा दिया गया है। तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो चैप्टर्स को इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल। बेस्ट ऑफ लक। तो यार चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन। सबसे पहला क्या आता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो मेरे भाई डू नॉट, इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंजेस वो होता है जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, और केमिकल चेंज वो होता है जिसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो यार केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इंटरैक्शंस, केमिकल्स इंटरैक्शन टू फॉर्म न्यू केमिकल। जैसे हाइड्रोजन एक केमिकल है, ऑक्सीजन एक केमिकल है, ये दोनों मिलकर एक नया केमिकल देते हैं वाटर। तो दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स का इंटरेक्ट होना, एक नया केमिकल देना, इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हो केमिकल रिएक्शंस। और ये है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, क्या है, फिजिकल चेंज है। डिजॉल्विंग ऑफ शुगर, स्पंज ऑब्जर्विंग एब्जॉर्विंग वाटर एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये सारे तुम्हारे फिजिकल चेंजेस हैं। ऑल राइट। और तुम्हारा केमिकल चेंज क्या होता है यार, तो तुम्हारा जो केमिकल चेंज वो होता है, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रेस्पिरेशन, बर्निंग। इसमें क्या है ना, देखो यार रिएक्शन इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, इसलिए इनको हम लोग केमिकल चेंजेस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये जो आपका ऊपर ये जो रिएक्शंस हो रहा है ना, यहाँ पे आपने इनको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इस पूरे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना इज व्हाट वी कॉल द केमिकल इक्वेशन, राइट। ओके। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो यार बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो होता है कि जिसमें तुम्हारा केमिकल रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट में जितना नंबर ऑफ एटम्स आ रहा है टोटल, उतना ही टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में भी आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड, हियर वी हैव 4 hydrogen, 2 into 2 is going to be 4. Here we also have 4 hydrogen, here we have 2 oxygen, here we also have 2 oxygen. It means it is a balanced chemical reaction. Okay, then we have some extra conditions in reactions. तो देख लो यार, सबसे पहला तुम्हारे पास कुछ कुछ रिएक्शंस को कराने के लिए हमें हीट चाहिए होती है, और जिनको कराने के लिए हमें हीट चाहिए उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। और जिनके में से हीट रिलीज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, राइट। सनलाइट, प्रेशर, कभी गैस लिबरेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, किसी किसी में हाइड्रोजन भी लिबरेट होता है। कैटलिस्ट क्या करता है, हाँ पूछ सकता है व्हाट डज कैटलिस्ट डू, तो बोल सकते हो और कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। अगर तुम ए से बी तक जा रहे हो, तो पहले 1 घंटे में जा रहे थे, अब तुमने कैटलिस्ट डाला तो उसी रिएक्शन को तुम कर पाओगे सिर्फ आधे मिनट में। लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, राइट। फिजिकल स्टेट चेंज, मान लो पहले यहाँ क्या था, कार्बन सॉलिड में था, ऑक्सीजन गैस में था, फाइनल हमारे पास जो कंपाउंड बना या जो प्रोडक्ट बना वो CO2 है, जो कि गैस में बना। तो यहाँ से सॉलिड में था, यहाँ ये गैस हो गया, तो फिजिकल स्टेट का भी चेंज हुआ, राइट। PPT फॉर्मेशन इज प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब मेरे भाई इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनते हैं। जैसे कि इनसॉल्युबल सॉल्ट इन द सेंस होता है कि तुम बालू ले लो, और बालू को अगर तुम डिजॉल्व करते हो पानी में, तो वो बालू जो होगा ना वो ऐसे नीचे आके बैठ जाएगा। इसको अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेट बन जाना। मतलब ये एक तरीका है कि हाँ ठीक है, प्रेसिपिटेट ऐसा ही बन रहा होगा, वो नीचे आके बैठ जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल है, लेड नाइट्रेट को अगर अपन रिएक्ट कराते हैं सोडियम आयोडाइड से, हमारे पास सोडियम नाइट्रेट के साथ साथ लेड आयोडाइड बनता है, और ये जो लेड आयोडाइड होता है ना, ये फिर प्रेसिपिटेट बनाता है, नीचे जाके बैठ जाता है। 4th टॉपिक क्या है भैया, 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा जी, 4 तरीके के केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, दसो जी। यार सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें A और B कंबाइन करके हमें क्या दे रहे हैं, AB दे रहे हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ के हमें एक प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट देते हैं, उसे अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आटा है, ये एक और आटा है, इसको अपन ने दोनों को ऐड करा, ये बड़ा सा आटा बन गया। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज, है ना। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में कंबाइन करके हमें एक फाइनल प्रोडक्ट देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन वी ऑल्सो, एग्जाम्पल आप देख लेना यार, कार्बन प्लस ऑक्सीजन है CO2। सेकंड नंबर पे वी हैव डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या करता है यार, तो ये कॉम्बिनेशन का उल्टा है। क्या होगा, AB जो है ना तुम्हारा, अब वो जो है वो टूट जाएगा A + B में। मतलब जो अपन ने एक बड़ा सा आटा बनाया था, अब उसको हम ऐसे ऐसे तोड़ देना, भाई टूट जा, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बन गया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देन वी हैव यार, ये देख सकते हो, अच्छा डीकम्पोजिशन रिएक्शन में तुम्हें हीट देने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए तुमने हीट दिया, तब तुम्हारे पास कैल्शियम ऑक्साइड साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना। ओके, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यार इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, एक जो है ना
वो दूसरे के बीवी के साथ भाग जाएगा। समझने की कोशिश करो। मान लो बी और सी की शादी हुई, ए आया बोला भाई बी तू निकल ले, मैं तेरी बीवी के साथ निकल लूँगा। यही होता है। ए जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ए जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, इसलिए वो सी को लेके निकल गया और बी बेचारा अकेला रह गया। समझ रहे हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ए मस्ट बी मोर रिएक्टिव, एग्जैक्टली ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी ये होगा। तो क्वेश्चन दे सकता है कि ऐसा कब होगा, तो ऑप्शन में तुम टिक करोगे जब वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, राइट। हमारे पास है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे आ रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक आया सल्फेट के साथ SO4 के साथ निकल गया और कॉपर बच गया ना, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था। मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था किससे? कॉपर से, इसलिए उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। सिंपल। देन वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये किस खेत की मूली है? वेल तो ये मूली भी नहीं है और खेत का भी यहाँ कोई सीन नहीं है, या केमिस्ट्री का सीन है। तो यार देखो क्या होगा, AD और BC ये दोनों आपस में केमिकल्स हैं। अब यार ए बोलेगा ना यार मैं तो सी के साथ जा रहा हूँ, और बी जो है वो डी के साथ जाएगा। ऐसा कब होगा? जब ये दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं लोग कि ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ ऐसा नहीं होता, बस होता है कि एक दूसरे को म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, बात खत्म। जैसे NaOH और HCl, तो Na के साथ Cl निकल गया, H के साथ OH निकल गया, तो NaCl और H2O बन गया। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो। तो सबसे पहला तुम्हारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, द सेकेंड वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या होता है यार? जैसे एनर्जी इज सप्लाइड, तुमको ये रिएक्शन कराने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमने बोला था डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती है हमारी एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो देनी पड़ रही है एनर्जी। कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको अपन ने हीट करा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, हमें हीट देना पड़ा, तब ये चीज़ें ऐसे ऐसे टूटी हैं, राइट। एंड एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट जो होती है वो लिबरेट होती है, वो रिलीज़ होती है। यहाँ देखो रिलीज़ हो रही है, प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है ना, तो एनर्जी इज़ लिबरेटेड। CH4 मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट करा के हमको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ पानी और एक चीज़ और क्या, हीट भी देते हैं, बस। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन पे। तो यार पहला आता है थर्मोलिसिस, दूसरा आता है फोटोलिसिस, तीसरा आता है इलेक्ट्रोलिसिस। थर्मोलिसिस क्या होता है कि जब देखो डिकम्पोजिशन इज़ व्हाट, तुम बड़े मतलब तुम एक प्रोडक्ट को तोड़ रहे हो 2 या 2 से ज़्यादा में, समझ रहे हो? सिंपल है। ओके, यहाँ पे क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक प्रोडक्ट है, इसको अपन ने हीट करके तोड़ा, तो ये क्या हुआ? थर्मो मतलब हीट से तोड़ा, हीट। ओके, फोटो मतलब क्या होता है भैया? लाइट, सनलाइट बोल सकते हो कि यार ठीक है मैंने यहाँ पे इसको सनलाइट से तोड़ा, Hμ। AgCl जो था वो टूट गया Ag प्लस Cl2 में। आगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? तो अभी तक क्या कर रहे थे? तोड़ रहे थे, अब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ेंगे। सिंपल, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे। एग्जाम्पल तुम जानते हो, जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कराते हो तो वो भी इसका ही एक एग्जाम्पल है। देन वी हैव रेडॉक्स। आई एम सॉरी, आई थिंक आई एम गोइंग फास्ट, इनफैक्ट आई एम गोइंग वेरी फास्ट। तुम्हें 2x पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको इसको थोड़ा सा भी डिटेल में, अगर डिटेल में पढ़ना है तो उसको भी मैंने पूरे चैप्टर को सिर्फ 40 मिनट में डिटेल में कवर कर रखा है, तो उस वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। फिर अब स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब क्या होता है? रेडॉक्स मतलब होता है कि जिसमें रिडक्शन भी हो और साथ साथ तुम्हारा ऑक्सीडेशन भी हो। वेल ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये रिडक्शन क्या होता है? तो यार ये ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि तुम क्या करते हो? एडिशन करते हो। किसका? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर बोल सकते हो कि अपन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब भी ऑक्सीजन का एडिशन हो तो उसको अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर हाइड्रोजन का रिडक्शन हो तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसका जस्ट उल्टा, जब भी ऑक्सीजन का रिमूवल हो और हाइड्रोजन का एडिशन हो, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, लेकिन अगर ये सब साथ साथ होंगे, तो अगर ये सब साथ साथ होंगे कि हम साथ साथ हैं, तो हम क्या होंगे? तो हम रेडॉक्स हैं। सिंपल। ओके, देखो कॉपर प्लस ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, CuO, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इसे हम बोलते हैं। अब देखो यार यहाँ पे क्या है ना कि साइट ऑफ ऑक्सीडेशन किसके, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कॉपर का। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम, ये दे देगा और पूछेगा बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, साइट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है? तो तुम बोलोगे कॉपर। ऐसा क्यों बोलोगे मेरे भाई? क्योंकि कॉपर स्टार्टिंग में इसके पास क्या कोई ऑक्सीजन है? लेकिन फाइनल ऑक्सीजन है। हाँ जी, तो क्या हुआ? एक ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, बोल सकते हो ना, मतलब एक नहीं, सॉरी, 2 ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। डजंट नॉट मैटर 1 का हुआ या 2 का हुआ, इट द थिंग ओनली मैटर्स इज कि ऑक्सीजन का एडिशन हो। और तुम देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ किसका? कॉपर का। और यार इससे ऑक्सीजन निकला, तुम बोल सकते हो कि इसका रिडक्शन हुआ। ठीक है,
और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? तो भैया जो अपना ऑक्सीजन दे दें, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एजेंट है तो ये ऑक्सीडेशन कराएंगे, लेकिन अपना थोड़ी ना कराएंगे, तो दूसरे को ऑक्सीडेशन कराएंगे, दैट्स वाई दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर वो दूसरे को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो खुद तो वो क्या हो जाएंगे? रिड्यूस। देन वी हैव योर सेकंड एग्जांपल H2+F2 कि इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ, F2 का रिडक्शन हुआ, सिंपल। देन वी हैव कोरोजन। कोरोजन क्या है यार? कोरोजन में कि मेटल सर्फेसेज आर अटैक्ड बाय ऑक्सीजन, मॉइस्चर्स, एसिड्स एक्सेट्रा। जो मेटल के जो सरफेस होते हैं, मान लो ये मेटल है तो उससे बाहर से क्या होता है? ऐसे ऐसे ऑक्सीजन आकर रिएक्ट कर लेते हैं, मॉइस्चर्स ये लोग या एसिड्स मेटल के सरफेस से रिएक्ट कर लेते हैं और या फिर उस पर अटैक कर देते हैं, एंड सो वी कॉल दिस प्रोसेस एज कोरोजन। इसको अपन कोरोजन कहते हैं, जिसमें हमारा जो मेटल सरफेस होता है वो कोरोड हो जाता है। तो क्या हम ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या रस्टिंग और कोरोजन बराबर होता है? तो आंसर इज़ नो, नहीं। क्यों? बिकॉज रस्टिंग मीन्स आयरन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और मॉइस्चर। क्योंकि रस्टिंग का ये मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर से, मतलब आयरन का कोरोजन इज व्हाट वी कॉल द रस्टिंग इज, बट कोरोजन इज बड़े वाले भैया और रस्टिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, करेक्ट? हाँ जी। कोरोजन डैमेजेस आर मेटल्स, सो वी नीड टू डू सम प्रिवेंशन। कोरोजन हमारे मेटल्स को डैमेज कर देते हैं, इसलिए हमें कुछ प्रिवेंशंस भी लेने पड़ेंगे या लेने चाहिए। देन वी हैव प्रिवेंशंस फ्रॉम कोरोजन। तो यार सबसे पहले तो होता है कि तुम पेंट कर दो। पेंट मतलब मान लो ये तुम्हारे पास मेटल है और इसको हमने ऊपर से यहाँ से क्या करा? पेंट कर दिया। अब देखो ना, इसका जो कॉन्टैक्ट है ये ऑक्सीजन से या मॉइस्चर से कट हो चुका है, और चूंकि ये कट हो चुका तो ये रिएक्ट नहीं करेगा तो ये कोरोड नहीं होगा। या दूसरा तरीका होता है गैल्वेनाइजेशन का। ओके, आते हैं यार, व्हाट इज रेंसिडिटी? तो टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। जाहिर सी बात है यार, जब उसको आप लंबे समय तक ऐसे ही खोल के रख दोगे ना तो वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, और बिकॉज ऑफ दैट उनका टेस्ट जो होता है, उनका जो स्मेल होता है वो चेंज हो जाता है, और उसको अपन कहते हैं रेंसिडिटी। दैट होल प्रोसेस नोन एज रेंसिडिटी। इट्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। ये इसलिए होता है क्योंकि मान लो तुम्हारे पास चिप्स है यहाँ पे, अब इसमें क्या होगा? तुम कभी उसको टच करोगे तो वो ऑयली तो होता ही है ना? तो उसके जो ऑयल एंड फैट जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसके ऑक्सीडेशन की वजह से हमारा स्मेल जो होता है फूड का और साथ साथ उसका जो टेस्ट होता है वो दोनों चेंज हो जाता है, और इस होल प्रोसेस को अपन रेंसिडिटी कहते हैं। देन वी हैव प्रिवेंशन। अब इससे कैसे बचेंगे? तो तुम बोलोगे यार एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड मटेरियल्स, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। हाँ जी, अपन कुरकुरे खाते हैं ना, ये पैकेट पूरा बंद होता है मस्त एकदम, हालांकि ऐसा पैकेट नहीं होता बट स्टिल बताऊँगा। तो यार ये पूरा पैक होता है, अंदर क्या होता है, कंपनी वाले नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि वो फर्दर वो रिएक्ट ना कर पाए तुम्हारे ऑक्सीजन से। इसको अपन बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। उसमें हमने एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दिया। आते हैं यार बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन पे, और ये लास्ट टॉपिक है। जैसे कि तुम्हारे पास है हाइड्रोजन एंड देन यू हैव फ्लोरीन, वी आर गेटिंग HF। तो कितने हाइड्रोजन हैं? 2। फ्लोरीन कितने हैं? 2। ये कितना था? HF। यहाँ पे हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि 2 × H एंड 2 × F इज़ वॉट वी कॉल 2H एंड 2F। और यहाँ पे भी 2H है, यहाँ पे भी 2F है, और प्रोडक्ट में भी 2H और प्रोडक्ट में भी 2F। इसका मतलब ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया, सिंपल। देन वी हैव सेकंड में कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। ये तो पहले से ही क्या है? बैलेंस्ड है, ठीक है। H2 है प्लस O2 है, यहाँ क्या है? H2O। अब ध्यान से देखना, H2O है ना, तो तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे तो H2O था तो तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन तो था, लेकिन ऑक्सीजन तो एक था ना मेरे भाई। तो तुमने क्या करा? बाहर 2 से मल्टीप्लाई करा। जब तुमने बाहर 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऑक्सीजन अब 2 हो गया, तो इसको कट करो क्योंकि अभी ये सेटिस्फाइड हो गया, इसको भी कट करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन मेरे पास अब कितना हो गया? 2 × 2 4। यहाँ पे अभी भी कितना है? 2। इसलिए हम एक और हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 2 × 4। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी हो जाए और रिएक्टेंट में भी हो जाए, तब ये रिएक्शन पूरी तरह से क्या हो जाएगा? हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। और यार ये कुछ होमवर्क्स हैं, इसको ट्राई कर लेना। तो यार थैंक यू, चैप्टर ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल माइंडशाला, एंड यार सब्सक्राइब कर दो तुरंत, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर।
ओके तो डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस, सबसे पहले यार देखो, अगर एसिड को अगर आप पानी में डालते हो तो H+ देते हैं, बेस को पानी में डालते हो तो वो OH- देते हैं। दो टाइप्स के एसिड बोल सकते हो कि यार एक स्ट्रांग होता है, एक वीक होता है। स्ट्रांग वो होता है जो ज़्यादा H+ देगा, और वीक वो होगा जो कम H+ देगा। सिंपल, यही चीज़ यहाँ पे बेसिस के लिए भी लगेगी। जो ज़्यादा OH- देगा वो स्ट्रांग बेस, और जो कम OH- देगा वो वीक बेस, है ना। टेस्ट की बात करूँ तो एसिड जो होता है वो सो टेस्ट करता है, बेस हमारा बिटर टेस्ट करता है। पीएच रेंज की बात करूँ तो 0 से लेके 7 के अंदर पीएच रेंज होती है हमारी एसिड की, बेस की 7 से लेके 14 तक होती है। थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो लिटमस का क्या सीन है। लिटमस ओरिजिनली पर्पल कलर का होता है, लेकिन हमारा एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, बेस हमारा रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। फेनोल्फेथलीन क्या करता है, एसिड डालोगे तो कलरलेस शो करेगा, बेस डालोगे तो पिंक कलर शो करेगा, राइट। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है भैया, मिथाइल ऑरेंज हमारा एसिड डालने पर रेड शो करता है, बेस डालने पर येलो शो करता है। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यही सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे तुम्हारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूशन क्या होता है, तो जब भी तुम एसिड में या बेस में वाटर ऐड करते हो उसका कंसंट्रेशन कम करने के लिए, तो उसे हम डाइल्यूशन कहते हैं। CH3COH एक वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसको जब तुम पानी में डालोगे तो तुम्हें लेस H+ देगा। अब बात करते हैं यार इसकी, तो देखो अगर हमारे पास एसिड है और उसमें अगर हम पानी डालते हैं डाइल्यूट करने के लिए, तो वो गलत तरीका है। वो जो कंटेनर है वो टूट सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेरे पास पानी है और उसमें अगर मैं एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालूं तो वो बेस्ट वे है। क्यों? क्योंकि वही तरीका, वो सही तरीका है। लेकिन याद रखना हमें वहाँ पे कांस्टेंट स्टीयरिंग करनी है, अदरवाइज उधर भी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होने की वजह से दिक्कत आ सकती है। बात करते हैं व्हाट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। अगर आप उनमें एसिड डाल रहे हो तो वो अलग स्मेल देंगे, बेस डाल रहे हो तो वो अलग स्मेल देंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर व्हेन देयर ऑर्डर चेंजेस, राइट। व्हाट अबाउट, अगर हम बात करें यार, इनको याद कर लेना आप, ठीक है, MCQ में पूछ सकता है। तो विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड होती है, ऑरेंज में हमारा सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड में हमारा टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। इसको आप याद कर लो, ये पूछ सकता है एज एन MCQ फॉर्म। थर्ड पॉइंट है कि अगर एसिड और मेटल्स को रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है, और अगर बेस और मेटल को रिएक्ट कराओगे तो भी तुम्हें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। लेकिन एग्जाम्पल तुम देख सकते हो कि जिंक इज अ मेटल, इसको अपन ने रिएक्ट करा H2SO4 एक एसिड से, हमें मिला जिंक सल्फेट। क्या मिला? हमें मिला जिंक सल्फेट। देख सकते हो जिंक सल्फेट साथ में हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या सीन है, अगर मैं एग्जांपल लूँ, NaOH एक बेस है और Zn एक मेटल है, तो हमें Na2ZnO2 मिल रहा है। सोडियम जिंकेट जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। ओके, हाइड्रोजन गैस का पता कैसे करोगे, तो तुम एक ऐसे जलती हुई कैंडल लेकर जाओगे और उसको, अगर यहाँ से कंटेनर से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो वहाँ पे क्या, हाइड्रोजन गैस जब उस फ्लेम से टकराएगा, जलेगा, तो वो पॉप साउंड जनरेट करता है। तो पता चलेगा यार अच्छा हाइड्रोजन गैस जनरेट हुआ है। बात करते हैं मेटल कार्बोनेट की या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। अगर उसका रिएक्शन तुम एसिड से कराते हो तो तुम्हें सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर इससे आप लाइम वाटर से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो वो उस सोल्यूशन को मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। मतलब वो ऐसे कुछ तो बोल सकते हो दूध की तरह दिखने लगेगा, सफ़ेद दिखने लगेगा, ठीक है। और अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो हमारा मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। क्यों डिसअपियर होगा? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना जो कि सॉल्युबल होता है और वो घुल जाएगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वहाँ पे मिल्कीनेस नहीं दिखेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो यार ये जो होते हैं टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, प्रोड्यूसेस एफरवेसेंस एंड एक्सटिंग्विशेस फायर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट और पानी देते हैं। दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ देखो ना, आप मेटल ऑक्साइड के साथ अगर आपने एसिड को रिएक्ट कराया तो हमें सॉल्ट के साथ साथ पानी दे रहा है। तो ये एसिड यहाँ पे हो गया, ये तुम्हारा सॉल्ट हो गया, ये तुम्हारा वाटर हो गया। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि यार ये दोनों एक जैसे हैं। तभी तो, मतलब तुम खुद ही सोचो कि तुम एसिड से क्या रिएक्ट कराओगे कि तुम्हें सॉल्ट और वाटर मिले, तो जाहिर सी बात है बेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेटल ऑक्साइड होता है ये तुम्हारा बेसिक इन नेचर होता है, और इसी तरह नॉन मेटल तुम्हारा एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। और हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? तो तुम बोलोगे यार हाइड्रोनियम आयन होता है हमारा H3O पॉजिटिव, ठीक। अल्कलीज क्या होता है? तो अल्कलीज ऐसे बेसेस होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और ऐसे बेसेस जो कि वाटर में सॉल्युबल, दोज बेसेस आर नोन एज अल्कलीज।
है ना। सारे बेसेस अल्कलीज होते हैं नहीं, लेकिन क्या सारे अल्कलीज बेसेस होते हैं? यस। अब बात करते हैं पीएच में। तो पीएच में जो पी होता है वो पोटेंस के लिए स्टैंड होता है। 0 से लेके 14 तक आप देख सकते हो टोटल है। तो 0 से लेके 7 हमारा एसिडिक होता है और 0 से लेके 14 हमारा बेसिक होता है, ठीक है, और 7 पे हमारा न्यूट्रल होता है। बात करते हैं पीएच की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो यार ये देखो, पीएच लीड्स टू टूथ देखिए, अगर हमारा मुंह का पीएच, माउथ का पीएच अगर हमारे पास 5.5 से कम है तो हमारे मुंह में क्या होता है, कोरोजन होने लगता है। जो हमारा एनेमल है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना है वो कोरोड होने लगता है और हम बोलते हैं दांत में पानी लग रहा है, तो वैसा वाला सीन होने लगता है, ठीक। और अगर मान लो हमारे पास बारिश हो रही है और उसका पीएच अगर 5.6 से कम है तो हम बोलते हैं यार एसिड रेन हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या सीन है भैया कि हमारा जो पेट होता है ना उसमें HCl रिलीज़ होती है, और HCl रिलीज़ हो रही है तो अगर ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा HCl रिलीज़ होगा, तो ज़्यादा HCl रिलीज़ होगा तो ज़्यादा एसिड तुम्हारे पेट में हुआ, और चूँकि ज़्यादा एसिड हुआ तो तुम्हें बोलते ना यार हमें पेट दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें एसिडिटी हुई है। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम बेस लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जो एसिड होता है उसके इफेक्ट को बेस न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। बात करते हैं पीएच ऑफ सॉइल। तो ये क्या होता है कि बेस्ट फीचर क्रॉप, अगर तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे जो मिट्टी है उसका पीएच क्या है, तो तुम अपने हिसाब से यार जो उसका बेस्ट उस वैसे पीएच वाले मिट्टी के लिए क्या बेस्ट क्रॉप है हम लोग वो सोच के लगा सकते हैं और हमें अच्छा खासा उपज मिलेगा, राइट। एंट बाइसेक्ट्स क्या होता है, तो एंट रिलीजेज एसिड ऑन बाइसेक्टिंग सो यूज्ड, ओके। तो जो हमारी एंट होती है, एंट वो अंट चाची वाली नहीं, वो जो चींटी होती है जब वो हमें काटती है ना, तो क्या होता है हमारे बॉडी में एसिड इंजेक्ट करती है और जिसकी वजह से हमें दर्द होता है, इरिटेशन होता है। तो अगर हम वहाँ पे बेस रगड़ लें तो हमारे एसिड के इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर देगा, समझे। अब यार बात करते हैं सॉल्ट्स। तो सॉल्ट बनते कैसे हैं, एसिड और वाटर को एसिड प्लस बेस को रिएक्ट करके, है ना। कुछ फार्मूलाज यहाँ पे तुम इसको याद कर लेना कि NaCl कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा भी से आप बोलते हो, CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर, NaHCO3 इज बेकिंग सोडा, ओके, NH4Cl इज अमोनियम क्लोराइड, Na2CO3 इज वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4.5H2O एंड जिप्सम इज CaSO4.2H2O, ठीक है। इसको याद कर लेना, इसको मैंने जल्दी में बोला है बट तुम्हें सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये चीज़ NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है तुम्हारा क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस से ये चीज़ बनती है, ठीक है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बन तुम्हारा सॉल्वे प्रोसेस से बनता है। तो ये देखो तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन है ये कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपन ने क्लोरीन को रिएक्ट कराया तो हमें ब्लीचिंग पाउडर और साथ में पानी मिला, ठीक। अगर मैं बात करूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कैसे होगी, तो तुम्हें NaCl लिया, NH3 से रिएक्ट कराया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ में लिया तो तुम्हें क्या मिला, NaHCO3 और साथ में NH4Cl। तो ये इसकी प्रिपरेशन थी। बात करते हैं CaSO4, ये क्या है, ये हमारा जिप्सम है। जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे तो उसका 3/2 ऑफ वाटर जो होता है वो निकल जाता है और बचता क्या है, CaSO4.5H2O, जिसको अपन बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, और ये होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन। तो इसके यूजेस भी पढ़ लेना। एंड यार थैंक यू सो मच, दिस होल चैप्टर इज एक्चुअली रिवाइज्ड। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल माइंडशाला। तो यार आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को रिवाइज कर रहे होंगे इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें अपन दोनों टॉपिक्स को कंपेयर करेंगे, मेटल्स को एंड नॉन मेटल्स को, राइट। तो यार क्या है कि मेटल्स जो होते हैं तुम्हारे लस्चरस होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्चरस होते हैं। मेटल्स तुम्हारा हार्ड होता है और जनरली वो सॉलिड स्टेट में रहता है, ओके। एंड यस, नॉन मेटल्स जो होते हैं या तो वो हमारे गैसेस फॉर्म में रहते हैं या तो वो हमारे सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, ओके। ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है जो कि हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है। और थर्ड पॉइंट है मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज़। तो यार जो हमारे मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। सबसे ज़्यादा मैलिएबल हमारा गोल्ड होता है और उसके बाद डक्टिलिटी आती है, तो मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं, उनको आप एक रोप में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। और नॉन मेटल्स जो होते हैं तुम्हारे वो ना ही मैलिएबल होते हैं और ना ही वो डक्टाइल होते हैं। अब यार एक पॉइंट याद करो कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर इतना लंबा वायर बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है, राइट। ओके, नाउ वी हैव कि यार हमारे जो मेटल्स होता है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, परफेक्ट, ओके। एंड हाई में इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होती है। और उसके बाद जनरली मेटल्स आर सोनरस, ओके जी बिल्कुल। एंड एग्जाम्पल है तुम्हारा कॉपर है, फेरस मतलब आयरन होता है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे।
ये मैंने बताया क्योंकि मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। परफेक्ट। ये सारे मेटल्स मरकरी को छोड़ के वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि मरकरी तो हमारा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हमने देखा कि जो जनरली मेटल्स होते हैं उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, लेकिन माय डियर जो तुम्हारा गैलियम है, सीजियम है, उनकी बहुत ज़्यादा ही कम मेल्टिंग पॉइंट होती है, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं उनके। ओके, देन वी हैव आयोडीन। सो यार आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। हमने क्या पढ़ा कि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस बट स्टिल आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस। तो दिस इज एन एक्सेप्शन, यू हैव टू लर्न इट। तो यार हमने बात करा कि कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। उसको अपन एलोट्रोप्स कहते हैं, जैसे ग्रेफाइट है तुम्हारा, डायमंड है, ये दोनों कार्बन के क्या है, एलोट्रोप्स है। ओके, सो डायमंड एक ऐसा एलोट्रोप है कार्बन का जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ओके, और इसकी बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होती है। ग्रेफाइट जो है यार एक ये दूसरा कार्बन का एलोट्रोप है जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, और यार फिर अल्कली मेटल्स जैसे तुम्हारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उनको चक्कू से काटोगे ना वो कट जा रहे हैं, समझ रहे हो, आगे बढ़ते हैं। उनकी लो डेंसिटीज होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं यार केमिकल प्रॉपर्टी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है यार, तो तुम्हारे मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। एयर में जब उनको जलाते हैं ना तो मेटल प्लस ऑक्सीजन हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। सेकंड नंबर पे हमें कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर सेकंड ऑक्साइड मिलता है ना। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यार सुनो, अभी मैं भगा नहीं रही हूँ, मैं आपको बस चीज़ों को रिवाइज करा दे रही हूँ, बिकॉज अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके चैप्टर को पढ़ सकते हो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स में। व्हाट आर एम्फोटेरिक? तो बेसिकली यार देखो, जैसे तुम्हारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोल सकते हो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो जैसे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। रीजन बीइंग क्योंकि ये तुम्हारे HCl एसिड से भी रिएक्ट करेगा, NaOH तुम्हारे बेस से भी रिएक्ट करेगा, और दोनों से रिएक्ट करके तुम्हें सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है, तो दिस इज नोन एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यार आगे आते हैं, ये क्या है कि एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग। तो जैसे अगर तुम ऐसे ही छोड़ दोगे किसी भी एल्यूमिनियम के मेटल को, तो क्या होगा ना कि उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्लियर बन जाता है, और उस प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग कहते हैं। ओके, देन वी हैव कि मेटल वाटर से रिएक्ट करके हमें मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है, और मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके हमें मेटल हाइड्रोक्साइड देता है, पता होना चाहिए। तो यार मेटल्स जैसे तुम्हारे सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, इतने वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि जो यहाँ से हाइड्रोजन जो रिलीज होगी ना वो फायर कैच कर लेता है। जैसे रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन रिलीज हुआ, वो फायर कैच कर लेगा, बिकॉज वो इतना ज़्यादा वायलेंट होता है। और जो रिएक्शन है तुम्हारी कैल्शियम और वाटर की, ये उतनी ज़्यादा वायलेंट नहीं होती है, मतलब जो हाइड्रोजन है वो इतना वायलेंट नहीं है कि वो फायर कैच कर लेगा। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस। ओके, ये पॉइंट आप पढ़ लियो और अच्छे से पढ़ना तो जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक है। फिर यार नेक्स्ट है हमारा एक्वारीजिया। एक्वारीजिया में क्या होता है, तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तुम्हारा नाइट्रिक एसिड दोनों कंसनट्रेटेड फॉर्म में 3:1 मेन लोग को अपन लेते हैं, और जब इसको मिक्स कर दोगे तो हमारे पास एक्वारीजिया बनता है। दिस इज इट। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। दूसरे मेटल सॉल्ट से मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास मेटल ए है और हमारे पास सॉल्यूशन है मेटल बी का, तो इफ़ एंड ओनली इफ अगर तुम्हारा मेटल ए मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी ये सीन आएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पे सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा और मेटल बी बेचारा कुंवारा साइड में बैठ जाएगा। ये यार याद कर लो, ठीक है, कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो देखो, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह से जैसे जैसे अपन नीचे आ रहे हैं, देख रहे हो हमारी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। जैसे तुम टॉप पे हो तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, बॉटम में वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, और ये अपन यहाँ पे टॉप पे है ना, इसलिए जब इनको हम लोग रिएक्ट करा रहे थे वाटर से तो हमारे पास H2 जो आ रहा था वो फायर कैच कर लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, समझ रहे हो। अब यार आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो अभी पूरा प्रोसेस तो नहीं बता सकते रिवीजन में, एग्जाम्पल लेके बताते हैं। मान लो हमारे पास कोई तो है जिसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले बांटेंगे K, L, M और N में। सबसे पहले K को हम 2 देते हैं, L को हम 8 देते हैं, M को हम फिर से 8 देते हैं। पता है ना, 2, 8, 8, 18, 18 इस तरह होता है। और अगर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पढ़ सकते हो। सिर्फ 50 मिनट में पूरा चैप्टर डन है। और यहाँ पे 18, तो यहाँ तो ऐसा सीन नहीं आएगा। नहीं देखते हमें भरना कितना है, ये तो हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे भरते हैं। हमारे पास 2 है जी, बिल्कुल, तो अपन ने यहाँ पे 2 भरा, बहुत बढ़िया। फिर हमारे पास 2 गया, 15 में से 2 गया, 13 बचा। लेकिन हम भरेंगे कितना, 8, 8, 2, 10, कितना बचा, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, ये हमने भर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ठीक है जी। तो यार इसमें भी दिया हुआ है 15 नंबर वाला, देख सकते हो, ये फॉस्फोरस है, यहाँ पर उन्होंने भरा है 2, 8, 5।
तो तुम्हें 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए कि कौन सा एटॉमिक नंबर कितना है। जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसका उतना ही, उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन, और फिर उस इलेक्ट्रॉन को आप इस प्रोसेस को यूज़ करके भर सकते हो। अब यार ये आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं? तो अगर हम बात करें सोडियम की, तो Na जो है ना यार, इसका जब आप तुम करोगे क्या बोलते हो उसको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, तो Na इज व्हाट, तुम बोलोगे यार Na तो हमारा 11 नंबर पे आता है, मतलब उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हुए। तो एक काम करो, 1 2 भर दिया, बचा कितना है? अभी तो बचे, पहले यहाँ पे 8 भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10, कितने हो गए? यहाँ पे हमारे पास हो गए, तो ये मैंने भर दिया, 2 K में 2, फिर L में 8 K L M, और M में हमारे पास 1 बचा, तो अपन ने 1 भर दिया। अब यार क्या होगा ना, ये जो 1 है ना, इसको लेके चला जाएगा कौन, ये जो देखो क्यों लेके जाएगा, ये देख रहे हो, ऐसा बनेगा कि Na जो है उसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा, और हमारे पास बनेगा Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और ये जो Cl है इसके पास है 2 8 7। हमें पता है कि सब नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब सबके ये चाहते हैं कि हमारे पास लास्ट में, या फिर मतलब अगर वो K है तो उसके पास लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाकी जितने हुए L और M उनके पास लास्ट में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रूल कहता है कि यार हमें नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो अगर ये सोडियम भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन दान में दे देंगे ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन दान में दे देंगे, तो क्या हो जाएगा आप ही बताओ, इनके पास 2 और 8 क्या बच गया भाई, ये तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ गई, इसलिए ऐसा करना चाहेंगे। इन द सेम वे इनके पास 2 है और 8 है और एक 7 भी है, बट यार तुम खुद सोचो 7 लॉस करना इज अ बिट डिफिकल्ट, है ना। इट इज़ बेटर टू गेट 1 इलेक्ट्रॉन, एंड ऑब्वियसली यार 7 + 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 हो जाएगा। तो ये बेटर ऑप्शन है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले सोडियम से, सोडियम भी खुश, क्लोरीन भी खुश, सोडियम एक दे के खुश हुआ, क्लोरीन एक लेके खुश हुआ, तो यहाँ क्या हुई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों खुश, ऑलराइट। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो था ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया था, ले लिया, और यहाँ पे भी ये भी खुश हो गया। तो फिर फाइनली आप ऐसे दिखा सकते हो कि चलो ये बन गया हमारा NaCl। और यही हमारा प्रोसीजर फॉलो हो रहा है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड में। मैग्नीशियम हमको पता है कि हमारे पास यहाँ पे देख रहे हो आप 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन दान देने होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास आ गया, वेल एंड गुड। Cl के पास क्या है 7, तो हमें तो बोलोगे 1 चाहिए, बट ये भाई साहब तो 2 दे रहे हैं, तो एक काम करो ना 2 क्लोरीन ले लो। तो यहाँ पे इन्होंने 1 क्लोरीन ये लिया और एक और क्लोरीन ले लिया, तो ये मैग्नीशियम ने पहले इनकी भूख मिटाई और फिर इनकी भूख मिटाई, तो अभी दोनों के दोनों खुश होकर मस्त जीवन बिता रहे हैं, समझ रहे हो। तो MgCl2 कंपाउंड बना, MgCl2, दिस इज अवर आयनिक कंपाउंड। अब आते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। हमें पता है आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं और वो हार्ड भी होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वर्क कर रहा होता है, ओके। दिस कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जाहिर सी बात है प्रेशर अप्लाई करोगे टूट जाते हैं क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, याद रखना है इसको, ठीक है ना। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, ओके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जाहिर सी बात है, अब मान लो ये Na है, ये Cl है, ये दोनों बढ़िया एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप चाहोगे कि ये दोनों अलग हो जाए तो आपको इनको काफ़ी ज़्यादा हीट देके इनको अलग करना होगा, इसीलिए इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होती है। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज कैरोसिन। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स मतलब ये तुम्हारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और कैरोसिन, पेट्रोल, इन सब में इनसॉल्युबल होते हैं, ओके। देन वी हैव कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब तुम समझो कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये अपने मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अपने नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल इन द सेंस अगर ये अपने बोल सकते हो कि सॉलिड स्टेट में, तो ये नहीं कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब टू दिस चैनल। स्टार्ट करते हैं। लाइट में हमें पढ़ना क्या क्या है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है और साथ साथ रिफ्रैक्शन पढ़ना है, ओके। तो यार रिफ्लेक्शन होता क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ये है कि बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन सेम मीडियम व्हेन दे फॉल ऑन अ सरफेस। हमें पता है कि एक अगर यहाँ पे लाइट जो है वो गिरती है और उसका बाउंस बैक कर जाना उसी मीडियम में इज व्हाट वी कॉल द रिफ्लेक्शन इज, ओके। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हमें पता है लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहला होता है एंगल आई इज इक्वल्स टू आर, मतलब कि हमारा इंसिडेंट एंगल जो होता है वो हमारे इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के।
इंसिडेंट रे होता है, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, सारे के सारे एक सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। ओके, बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज, जो रेज जो कि आ रही हैं इंसिडेंट हो रही हैं, उन रेज की इंटरसेक्शन वाली पॉइंट हमारी ऑब्जेक्ट होती है। ओके, और इमेज क्या होता है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, इससे ये इंसिडेंट रे गई, दूर चली गई, इनको आप एक्सटेंड करोगे और ये पीछे मिल रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ पे एक्सटेंड करा और ये चीज़ बनी, यहाँ हमारा इमेज हुआ और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज, तो इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन देन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। जो लाइट रे आ रही है अगर वो सचमुच मीट करती है, जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है अगर वो सच्ची मुच्ची मीट कर रही है तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं, अदरवाइज वो वर्चुअल इमेज होता है। अगर वो अपीयर कर रही है, मीट होती है, जैसे ये क्या है, अपीयर हो रही है, क्योंकि यहाँ आने के बाद तो ये दूर चला गया, ये तो हमने एक्सटेंड करा तब मीट हो रहा है, तो ये हमारी एक वर्चुअल इमेज है। यहाँ एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो है ये हमारा रियल इमेज है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो ठीक है, ये हमारा रियल इमेज हो गया और ये हमारा वर्चुअल इमेज हो गया। प्लेन मिरर का क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। हमें पता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, मिरर यहाँ है, तो इमेज भी यहाँ बनता है, मतलब ये और ये डिस्टेंस जो होती है इक्वल होती है। ये बेसिकली इफ ऑब्जेक्ट इज़ रियल देन इमेज विल बी वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल बनेगा, और अगर इमेज रियल है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल रहती है, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल रहती है तो इमेज रियल बनेगा, मतलब वाइस वर्सा। Image laterally inverted, that is left seems to be right and vice versa. For example, ये P है तो ये ऐसे दिखेगी, मतलब laterally inverted. Size of image is equal and size of image is equal to size of object. ये जितना बड़ा होगा इमेज ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी हमारी इमेज भी होगी। यूजेस लुकिंग ग्लास पेरिस्कोप्स में इसका अपन यूज़ करते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो ये जो है, ये जो कर्व वाले मिरर्स होते हैं ये हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं। बेसिकली ये जो होती है स्फीयर की पार्ट होती है, मतलब अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे तो ये एक स्फीयर बनता है, ठीक है। तो बस इसी की अपन बात कर रहे हैं कि अगर इनको हम एक्सटेंड करते हैं तो ये जो स्फीयर बनाए, ये स्फीयर बनाते हैं, है ना, और ये इन्हीं स्फीयर्स के पार्ट होते हैं तुम्हारे स्फेरिकल मिरर। ओके, ये क्या है, कॉनकेव है ये वाला, और ये तुम्हारा कॉन्वेक्स है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये मिरर है, तो मैंने इसको क्या करा, एक्सटेंड करके पूरा स्फीयर बना दिया। अब क्या होता है, इसका जो सेंटर होगा इसको अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर से इसके बाउंड्री की उसको अपन बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, और उसके बाद अगर हम इस मिरर को यहाँ ड्रॉ करें तो ये जो मिरर का जो मिड पॉइंट होगा इसे हम बोलते हैं पोल, है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और फोकस क्या होता है, तो अगर कोई लाइन हमारी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, है ना, तो वो क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे मिलती है, जिस पॉइंट पे मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे उसे हम फोकस कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये सारी आप देख सकते हो कि यहाँ लाइट जो है वो पैरेलल आ रही हैं और फिर यहाँ पे कन्वर्ज होकर मिल रही हैं, इसी को हमने फोकस बोला है। ओके, ये कॉनकेव में है। और कॉन्वेक्स क्या होता है, तो कॉन्वेक्स इसको दूर भगा रहा है, देख रहे हो आप, तो ये हम क्या होगा, अपीयर टू मीट वाला आ जाएगा। यहाँ पे ये अपीयर टू मीट है, तो ऐसा लग रहा है कि ये मीट हो रही हैं। ओके, इसलिए फोकस जो कॉनकेव का होगा वो तो रियल है लेकिन कॉन्वेक्स का वर्चुअल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा रियल में रेज नहीं मिल रही हैं, इनको ये अपीयर हो रही हैं मीट होते हुए, राइट। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये जो पोल होता है यहाँ पे आपका और ये जो फोकस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इज व्हाट वी कॉल द फोकल लेंथ इज। ओके, एंड यस, इसका फॉर्मूला होता है r/2, रेडियस बाई 2। अपर्चर का डेफिनेशन आप दे सकते हो, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। बात करते हैं रे डायग्राम्स, जिसका हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो यार देखो, रे डायग्राम क्या है कि सबसे पहले अगर हमारे पास ये हमारी कॉनकेव मिरर है ना, तो और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो सबसे पहला रूल आप याद कर लो कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस को क्रॉस करके जाएगी, राइट।
ये कॉन्वेक्स में भी लगेगा, कॉन्वेक्स में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो यहाँ पर ऐसे आएगी लाइट रे और ये दूर चली जाएगी। लेकिन इसको आप एक्सटेंड करोगे तो ये क्या होगा, ये हमारा अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये हमारा फोकस पे जाके मीट करता है। तो पहला रे डायग्राम ये रहा कि जो अगर वो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमारा फोकस पे कन्वर्ट या इंटरसेक्ट करके ही जाता है, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है कि अगर कोई लाइट, उसी का उल्टा ऊपर वाले का, कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस को पास करते हुए आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये ऐसा, इसको जब आप एक्सटेंड करोगे तो लग रहा है ये फोकस को पास करेगा, राइट। तो ये चीज़ जो होगी वो वापस से हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके चली जाएगी। ये दूसरा था। अब तीसरे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी लाइट रे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऐसे क्रॉस करते हुए आ रही है तो वापस वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएगी, राइट। कॉन्वेक्स में क्या होगा, आएगी और जाएगी, बट यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपीयर करेगी, ऐसे लग रहा है कि वो इसको आके टच कर रही है। ओके। और चौथा क्या है यार कि अगर कोई भी लाइट रे ऐसे आ रही है जो कि हमारे पोल को टच करते हुए जा रही है, ठीक है, तो उसका ये जो एंगल आई होगा और इसका एंगल आर, वो दोनों इक्वल होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वो आई और आर दोनों इक्वल होंगे, और यही केस हमारा इस कॉन्वेक्स में भी होगा। अब आते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर या इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। तो ये आपको याद करना होगा, जैसे अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज फोकस पे बनता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये हमारी इन्फिनिटी से आ रही है और ये चीज़ यहाँ पे कन्वर्ट्स होके फोकस पे इमेज बना रही होती है। ये हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया रहता है, और ये रियल और इन्वर्टेड हो। अगर हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी पुट करा है ना, ये हमारा सी है, इससे दूर हमने कहीं पुट करा है, मान लो ये हो गया, ये हमने यहाँ पुट करा है सी से दूर, तो जो इमेज इसकी बन रही है आप देख सकते हो वो बिटवीन यहाँ पे एफ एंड सी बन रही है, राइट। और ये भी डिमिनिश्ड है और रियल एंड इन्वर्टेड है। फिर एट सी पुट करोगे तो एग्जैक्टली एट सी ही बनता है, सेम साइज का, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे ये देखो आप, मैंने ऑब्जेक्ट को अगर सी पे पुट करा तो हमारी इमेज तो बनी रही है सी पे, लेकिन कैसे, इसका सिर ऊपर था, पैर नीचे था, यहाँ पे क्या हो गया, सिर नीचे पैर ऊपर हो गया, मतलब इन्वर्टेड बन गया, सिंपल, राइट। रियल था और इन्वर्टेड, साइज भी सेम, ओके। बिटवीन सी एंड एफ पुट करोगे तो वो बियॉन्ड सी बनता है और काफ़ी एनलार्ज, मतलब बड़ी मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो अगर आपने इधर पुट करा सी और एफ के बीच में, तो इसकी जो इमेज बन रही है आप देख रहे हो यहाँ बन रहा है, सी के बाद बन रहा है, सी से दूर बन रहा है, वो भी ये छोटा था ये बड़ा बन रहा है, तो ये एनलार्ज बन रहा है, राइट। अगर हम बात करें एट एफ पे, फोकस पे बात करें तो क्या होगा, अगर फोकस पे हमने रखा है ऑब्जेक्ट तो हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। जैसे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे था, इस टाइम अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो ये। उसके बाद है बिटवीन पी एंड एफ, अगर हमने पोल और फोकस के बीच में रखा है तो एनलार्ज बनेगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, वर्चुअल और इरेक्ट। तो आप देख सकते हो ये मिरर है, मिरर के पीछे बन चुका है ये, और एकदम इरेक्ट है, सीधा है, और एनलार्ज है क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और हमें इतना बड़ा मिला है, ओके, और इरेक्ट भी है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, ओके। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग टॉर्च में यूज करते हैं, सर्च लाइट्स के लिए, और व्हीकल्स की हेडलाइट के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इनको हम जनरली शेविंग मिरर्स के लिए भी यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट इनका यूज़ करते हैं, जैसे जो पेशेंट की तथ्य देखते हैं तो उसको एनलार्ज करके देखने के लिए हम डेंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं। और साथ साथ ये लिखा गया है कि लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स मिरर की, राइट। तो यार अब देखो इनमें तो बड़ा सिंपल सा है, अगर तुमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है ना, तो पोजीशन ऑफ इमेज जो होती है वो एट फोकस होती है और बिहाइंड द मिरर, और साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, काफ़ी छोटी होती है, पॉइंट साइज, और ये वर्चुअल और इरेक्ट रहती है। फॉर एग्जांपल आप देख लो यार, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पे बैठा हुआ है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया और ये यहाँ से चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपीयर टू मीट होगा, यहाँ पे अपीयर टू मीट होकर फोकस पे चीज़ें बन रही हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमिनिश्ड बनता है, पॉइंट साइज काफ़ी छोटा होता है, वर्चुअल इरेक्ट, और कहाँ बना ये, फोकस पे बना। दूसरा क्या सीन हो सकता है कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, मतलब कि इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में आपने इनको कहीं भी रख दिया तो क्या होगा, जो इस बार जो इमेज बनेगा वो बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी, कहीं भी बन सकती है, यहाँ डिपेंड करता है, और डिमिनिश्ड वो छोटी बनती है, और अगेन वर्चुअल इरेक्ट। तो आप देख सकते हो कॉन्वेक्स में वर्चुअल इरेक्ट तो दोनों केसेस में बन रहा है, और दोनों में वो छोटी भी हो जा रही है, डिमिनिश्ड भी हो जा रही है, बट जो इन्फिनिटी वाला है वो ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, राइट, और इसमें ये सिर्फ छोटा हुआ है।
बात करते हैं कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स का, तो इनको हम यूज़ करते हैं रेयर व्यू में मिरर्स इन व्हीकल्स की जो व्हीकल में जो अपन के पास शीशा नहीं होता बगल में उधर। और क्यों यूज़ करते हैं, तो क्योंकि इनका ये हमें इरेक्ट इमेज देती हैं सीधी सीधी, और सबसे बड़ी बात इनका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है, तो ये हमें काफ़ी दूर की इमेजेस कवर करके या काफ़ी दूर के ऑब्जेक्ट्स को हमें उस शीशे में दिखा देती हैं। उस छोटे से शीशे में हमें काफ़ी कुछ पीछे की चीज़ें दिख जाती हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि इनका फील्ड ऑफ व्यू जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, और ये हमें सेफ ड्राइविंग में हेल्प करती हैं। ओके, अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन में हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिन को, पोल को अपन ओरिजिन लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हमने एक एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करा है, पोल को हम एज अ ओरिजिन ट्रीट करते हैं। ओके, तो अगर आप, जैसे ये हमारी क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइट है, लाइट जो है हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका जो हेड वाला पार्ट होता है उसको आप पॉजिटिव लेते हो, हेड के साइड वाला इसको आप पॉजिटिव लोगे, मतलब राइट साइड को अपन पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो इधर को अपन ने पॉजिटिव लिया है, इसका जो टेल वाला पार्ट है, पीछे का पार्ट, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो आप इधर की जो एरिया है, जो लेफ्ट के एरिया है, उनको आप नेगेटिव लोगे। तो आप देख सकते हो हमने लेफ्ट वाले डिस्टेंस को नेगेटिव लिया है। ओके, हाइट अगर ऊपर की तरफ है तो उसको अपन पॉजिटिव लेंगे, वही हाइट अगर नीचे की तरफ है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। बस सिंपल है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला। यहाँ पे होता है कि 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, याद कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आप विद साइन पुट करते हो। f हमारा फोकस होता है, u हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा और v हमारा इमेज का डिस्टेंस होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आप पुट करोगे विथ साइन। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है मिरर में वो होता है m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये आप उसको बोल सकते हो -v/u। -v मतलब नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज ऑल्सो मैग्नीफिकेशन फॉर। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रही है तो मतलब जो हमें इमेज मिला है वो इन्वर्टेड होगा। ओके, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो इमेज हमारा इरेक्ट होगा, सीधा होगा। बात करते हैं जी रिफ्रैक्शन की। सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारा, रिफ्रैक्शन। तो चेंज इन पाथ ऑफ रे एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। पाथ में चेंज हो जाना मतलब जैसे हमारा एक बोल सकते हो लाइन है जिसके ऊपर हमारा डेंसर मीडियम और नीचे हमारा रेयरर मीडियम है। ठीक है, रे ऑफ लाइट आई, इसको ऐसे जाना चाहिए था बट ऐसे गई नहीं। क्या हुआ, ये ऐसे न जाके ये ऐसे चली गई। क्यों? क्योंकि ये डेंसर था, ये रेयरर था। ठीक है, तो अगर ये डेंस है तो समझो इसको ये जकड़ के रखा है, और जैसे ही ये एकदम हल्की हो जाएगी दूर भाग जाएगी तुरंत। समझ रहे हो? डेंसर में ऐसे फील कर सकते हो कि इसने इसको जकड़ के रखा, और रेयरर में तो ये एकदम मस्त हल्का है, तो यहाँ आएगा एकदम टाइट करते 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 यहाँ भाग लेगा। समझ रहे हो? तो क्या होगा, आप बोलोगे कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारी लाइट रे इससे दूर भाग गई। ठीक, डेंसर टू रेयरर में ऐसा होता है। यहाँ पे एंगल आई जो होता है ये जो होता है हमारा एंगल आर से छोटा होता है, आप देख भी सकते हो। और दूसरा केस क्या है कि रेयरर ऊपर हो जाए और डेंसर नीचे हो जाए, तो ये हल्के में मस्त जा रहा था और नीचे ऐसे यार इसको लोग जकड़ लिए तो बेचारा ऐसे चिपक के गया नॉर्मल से। तो व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट रे हमारी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। आप देख सकते हो कि जो एंगल आई है वो काफ़ी बड़ा है एंगल आर से, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है। That's it, okay? अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से क्या रिफ्रैक्शन का क्या सीन है, तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि 2 बारी मीडियम का चेंज हो रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। ऊपर में रेयरर है, नीचे में डेंसर है, और यहाँ पे ऊपर में डेंसर है, नीचे में रेयरर है। तो आप ध्यान से देखो, अगर हम रेयर से डेंसर में जाते हैं तो क्या होता है, वो ऐसे आएगा और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होता है। वेरी गुड, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो चुका है। ओके, और अगेन आप अब क्या कर रहे हो, आप डेंसर से रेयर में जाओगे तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। राइट, यहाँ से जब ये चीज़ एंटर करेगी तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, और जब ये यहाँ से जा रही है तो उसको अपन बोलते हैं एमर्जेंट एंगल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रूल होता है कि इंसिडेंस एंगल और एमर्जेंट एंगल हमारा इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आप ये जो लाइट होगा ना, ये जो ओरिजिनल वाला था, ये और ये पैरेलल होते हैं। ओके, तो जाहिर सी बात है ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, और ये पैरेलल है, तो ये एंगल तो इक्वल होंगे ही।
जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो इंसिडेंट रे तुम्हारा, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, उसी टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और हमारा नॉर्मल जो होता है वो सेम प्लेन पे लाई करता है। सेकेंड क्या है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। हमें पता है कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्शन एंगल आई है और इंसिडेंट एंगल आई है और रिफ्रैक्शन एंगल आर है, तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं म्यू। और म्यू क्या होती है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और पता है क्या कि ये जो होती है कांस्टेंट होती है, बट किसके लिए, दो रेस्पेक्टिव मीडियम के लिए। मान लो हमने वाटर और एयर ले लिया तो इन दोनों के लिए कांस्टेंट हो गई, समझे। एयर प्लस ग्लास ले लिया, उनके लिए कांस्टेंट हो गई। एयर प्लस ग्लास ले लिया, आई एम सॉरी, वाटर प्लस ग्लास ले लिया, उनके लिए कांस्टेंट हो गई। तो किन्हीं दो रेस्पेक्टिव मीडियम के लिए चीज़ कांस्टेंट हो जाती है, और इस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये ट्रू किसके लिए है, जब इंसिडेंस हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा तभी ये ट्रू होगी। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, तो जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, उसे हम कहते हैं उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सबसे पहले यार बात आती है, डाउट आता है इसको पढ़ते कैसे हैं। तो ये लिखा है म्यू टू 1, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आई होप इट इज क्लियर। अगर हम बात करते हैं ग्लास और वाटर के लिए, तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, इसकी वैल्यू c/v के बराबर होती है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, पता है ना। और v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट ही होती है, बट उस पर्टिकुलर मीडियम की, ओके, जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, है ना। तो यही चीज़ यहाँ लिखी, मान लो है a म्यू g, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो तुम बोलोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, अपॉन तुम लिखोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब इन ग्लास। बात करते हैं जी रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो अब लेंस की बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहला ये वाला जो लेंस है, इसको हम बोलते हैं कौन सी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा होता है कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग। ये कन्वर्जिंग होता है, मतलब यहाँ पे आया, इसको भी कन्वर्ज करा, यहाँ इसको भी, सबको देख रहे हो, कन्वर्ज कर दे रहा है एक पॉइंट पे। दिस इज व्हाट वी कॉल द कन्वर्जिंग लेंस। ओके, एंड डाइवर्जिंग क्या होता है, कॉनकेव। आया, फेंक दिया इसको, आया, इसको भगा दिया, डाइवर्ज कर रहा है, देख रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, इसको ऐसे ऐसे डाइवर्ज कर दिया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द कनकेव लेंस। ओके, अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। अब इनके भी रे डायग्राम्स होते हैं, जैसे हमने मिरर में पढ़ा था रे डायग्राम, वैसे इधर भी अपन रे डायग्राम पढ़ेंगे। सबसे पहला रे डायग्राम आप देख सकते हो कि अगर ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस है और एक लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो हमारा कन्वर्ज हो जाएगा, मतलब फोकस की तरफ, मतलब वो ऐसे फोकस को पास करते हुए जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास यहाँ लेंस में ना 2 फोकस होते हैं, ठीक, देख सकते हो क्यों, क्योंकि पहला एक तो ये मिरर है और एक दूसरा ये वाला था, दोनों मिलके बने, तो दोनों के अपने अलग अलग फोकस हुए ना, तो दो फोकस होते हैं हमारे पास लेंस में। ये हमारा कॉनकेव वाला है, आया लाइट और इसने इसको फेंक दिया, तो अब इसको हम ऐसे 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 एक्सटेंड करेंगे और ये यहाँ जाके मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड रे डायग्राम का क्या रूल है कि जैसे पहला क्या था कि अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, और दूसरा है कि अगर फोकस से पास कर रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक, ओके। तीसरा क्या होता है कि ये होता है बीच वाला, इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो कोई भी अगर लाइट रे हमारे ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए जा रहा है तो वो बिना डेविएट हुए वहीं से निकल लेगा, फिर चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। अब हम बात करते हैं मिरर इमेज फॉर्मेशन की कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। तो सबसे पहला आप देख सकते हो कि अगर आपने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी है तो इमेज आपका फोकस 2 पे बनता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और रियल इन्वर्टेड होता है। अगर आपने बियॉन्ड 2f1 से दूर रखा है ना,
तो F2 और 2F2 के बीच में इमेज बनेगी और वो डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है, और वो भी रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आप पढ़ सकते हो। इसके नीचे हमने ये डायग्राम्स बना दिए हैं जो आप देख सकते हो कि अगर अपन ने इन्फिनिटी पे पुट करा है तो हमारा जो इमेज बन रहा है वो फोकस पे बन रहा है, फोकस 2 पे बन रहा है। आपको दिख रही है ये, आप देख सकते हो। हमने अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज हमारा फोकस 2 पे बन रहा है। सेकेंड रूल क्या है कि अगर हमने 2F1 से बियॉन्ड मतलब इससे दूर रखा ये रहा ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो हमारा F2 और 2F1 के बीच में कहीं बनेगा। ओके, ये आपका तीसरा, ये चौथा आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर हमने एग्जैक्टली एट 2F1 रखा तो वो 2F2 पे ही बनेगा। फॉर एग्जांपल हमने अगर यहाँ पे 2F1 पे रखा तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली 2F2 पे इमेज बनी है ना। इसी तरह अगर हमने इसको 2F1 और F1 के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को, तो इमेज आप देख रहे हो 2F2 के बियॉन्ड बन रही है, इसके बाद बन रही है। और फिर अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो वो इन्फिनिटी पे बन रहा है इमेज उसका। ओके, और अगर हम तीसरे केस की बात करें कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो जो इमेज बनेगा ना वो हमारा सेम साइड में ही बनने वाला है, यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। और ये एनलार्ज बनता है और वर्चुअल। तो यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस बहुत छोटा सा है, इसके दो ही हैं कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका इमेज F1 फोकस पे बनता है, जो कि काफ़ी छोटा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपने इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ये हमारा, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ये इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, तो यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ डाइवर्ज हो गई, ये डाइवर्ज हो गई, ये अपीयर टू मीट कहाँ हो रही है, फोकस पे, ठीक। तो दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, आप देख सकते हो, वो इमेज होगी F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही कहीं बनेगी। गॉट इट? ओके, बात करते हैं यार साइन कन्वेंशन कैसा होता है, कैसे काम करते हैं हमारे लेंस में। तो बेसिकली देखो, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं हम, और कॉनकेव का हम नेगेटिव लेते हैं। कॉन्वेक्स वाले का पॉजिटिव लेते हैं और कॉनकेव वाले का हम नेगेटिव लेते हैं। अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन की। तो लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू v अपॉन u, वेयर v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओके, और फिर बात करते हैं हम पावर की, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू f, पावर इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर। अगर हमको कोई दे दे कि f की वैल्यू है 200 सेंटीमीटर, तो आप क्या बोलोगे, पावर इज इक्वल्स टू 1/200? नो, दैट्स रॉन्ग। आप बोलोगे पावर इज इक्वल्स टू 1/2। क्यों? क्योंकि 200 सेंटीमीटर मतलब क्या, मतलब 2 मीटर। हमें पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा, फिर हम पावर निकालेंगे। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी DIOPTRE, डाप्टर। ओके, इसकी SI यूनिट यही होती है। और वैसे पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है कि एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज डाइवर्स लाइट रेज, कितना ज़्यादा वो कन्वर्ज कर सकता है, कितना ज़्यादा वो डाइवर्स कर सकता है, दिस इज़ द पावर। ओके, और हाँ जी, हमने बात करी कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है पॉजिटिव होता है तो पावर भी पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस का फोकस नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ अवर चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर watching this lecture, and yeah, please do subscribe to this channel। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना। Hello everyone, this is Priya Sharma and I welcome you all on our channel Mindshalla। आज हम लोग करेंगे the human eye and the colorful world। ओके, आपके टर्म 1 में सिर्फ the colorful world है, ओके, human eye नहीं है। तो हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ the colorful world को कवर करेंगे। अगर आपको human eye भी करना है, ओके, जिसमें आपके डिफेक्ट्स ऑफ विजन भी है और आई के बारे में भी है, तो उसका लिंक आपका वन शॉट, तो रिवीजन प्लेलिस्ट जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, ऑल इन 5 मिनट्स। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ओके, तो आपको तो पता है रिफ्रैक्शन क्या होती है, नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना, रिवाइज कर सकते हो पूरा लाइट चैप्टर को सिर्फ 25 मिनट्स में। तो अभी यहाँ पे आते हैं, एक लाइट रे आ रही है। ओके, अब यार यहाँ बाहर में मीडियम एयर था,
अंदर में मीडियम ग्लास का है तो हमारा मीडियम चेंज हुआ। जब भी मीडियम चेंज होता है लाइट जो होती है वो रिफ्रैक्ट होती है, राइट। तो अब यार ये चीज़ ऐसे रिफ्रैक्ट होगी क्योंकि ये नॉर्मल था और हमें पता है यार कि अगर ये रेयर से डेंसर में जा रहा है तो ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंट होगा जी। ये बेंट हो गया, हाँ जी। और उसी तरह फिर ये हमारे डेंसर से रेयर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया। तो यहाँ आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रही है। आप बोलोगे 2 बार, ओके राइट। उसके बाद आप यहाँ से आए, इसको अपन इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको हम लोग एमर्जेंट एंगल बोलते हैं, और ये होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है जी। ये देख सकते हो आप एंगल ऑफ प्रिज्म है, ओके। और आप देखोगे ये लाइट रियलिटी में तो ऐसे जा रही है, मतलब अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो, बट हुआ क्या, ये निकली फाइनली ऐसे। जाना था इस गली, चली आई इस गली। तो ये जो एंगल बना ना टोटल में हमारा, समझ रहे हो आप, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ओके, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है जी। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, बेसिकली अगर एक वाइट लाइट है ना तो उसमें हमारे पास 7 कलर्स होते हैं, ओके। VIBGYOR 1 2 3 4 5 6 7, ओके। हमारे पास 7 कलर्स होते हैं वेबग्योर, राइट। तो अब क्या होता है, एक वाइट लाइट है और उससे ये 7 कलर निकलते हैं, ये तो पता होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारी वाइट बीम ऑफ लाइट आई, इस प्रिज्म से टकराती है और फिर ये चीज़ रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो एक यहाँ चली गई, दूसरी यहाँ, फिर ऐसे 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 चला आया, ठीक है ना। ये जो वाइट लाइट है ये अपने कंपोनेंट कलर्स में टूट गई, अपने 7 कलर्स में आप देख सकते हो ये चीज़ टूट गई है, राइट, ओके। अब आप देख रहे हो सबसे नीचे जो कलर है वो हमारा वायलेट है, उसके ऊपर ब्लू है, सॉरी उसके ऊपर इंडिगो है, फिर हमारा ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड, सबसे ऊपर हमारा रेड है। हालांकि पिंकिश दिखा रहा है बट ये एक्चुअल में रेड है, राइट। तो इस तरह होता है, ओके। तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करा, हमारा वायलेट। सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करा, वायलेट। तो हमारे रेड का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या है ये सब भी जानने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जान लो कि जो हमारा वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे रेड का होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन करता है, तो वायलेट करता है। सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सा हुआ, वायलेट। देख रहे हो आप, ये चीज़ ऐसे जा रही है बट फाइनल में ये चीज़ ऐसे चली गई, तो इतना ज़्यादा डेविएशन हो गया। और रेड तो बस इतना सा ही डेविएट हुआ ना, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन किया, वायलेट। उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है और रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। इसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। अब आते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, ओके। तो यहाँ पे आपकी वाइट लाइट आई, फिर ये चीज़ गई और फिर इधर से वापस से रिफ्रैक्ट हुई और ऐसे होते हुए लाइक ये रेड वाली है, ये ब्लू वाली है, और ये दोनों लास्ट में वापस में जुड़ के फिर एक वाइट लाइट बना के निकल लेते हैं, ओके। तो हुआ ये कि पहले वाइट लाइट गई, पहले वाइट आया, फिर वो इस प्रिज्म की वजह से या इस प्रिज्म की हेल्प से अपने 7 डिफरेंट कलर्स में टूटा। फिर इसको हमने दूसरे प्रिज्म से, ओके, राइट अप डाउन प्रिज्म से हमने इसको वापस से पास करा और ये जो 7 कलर थे अब ये चीज़ वापस एक जगह मिल के फिर एक वाइट लाइट की तरह यहाँ पे निकल गए, ओके। ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ईजी है, ओके। अब बात करते हैं रेनबो। रेनबो कैसे बनता है, तो अ नेचुरल स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म, वो छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्रैक्ट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। अब देखो यार, इतनी अंग्रेजी समझ नहीं आई होगी, कोई नहीं। देखो पहले तो हमको पता है रेनबो हमारा कुछ ऐसा दिखता है एकदम ब्यूटीफुल सा, राइट। अब देखो होता क्या है ना, ये हमारी रेन ड्रॉप है। हम लोग बोलते हैं कि हमें रेनबो कब देखने को मिलता है, जब हमारे पास बारिश हो रही है और साथ में धूप भी निकल जाए। होता ये कि ये हमारा होता है रेन ड्रॉप, यहाँ से आती है आपकी सन लाइट, ये लाइट ऐसे आएगी और देखो यार इधर हमारे पास वापस से एयर ही है और ये हमारे पास दूसरा मीडियम है, तो ये चीज़ वापस से रिफ्रैक्ट हुई है ना। जब ये चीज़ रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे होता है हमारा TIR। अब ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। समझ लो, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें क्या हुआ कि जब ये चीज़ यहाँ इससे लगा तो ये वापस इसी मीडियम में आ गया, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये होता है हमारा रेनबो का फॉर्मेशन का तरीका। आई होप इट इज़ क्लियर। देन वी हैव अवर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या देखने को मिलता है,
Twinkling of stars. Okay, the twinkling of stars is due to the atmosphere refraction of the starlight. The starlight and entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. In this way, the starlight reaching our eyes increases and decreases continuously, and the stars appear to twinkle at the night. अंग्रेजी है, पढ़ लेना. बाकी यहाँ पे बात करते हैं होता क्या है. ट्विंकलिंग जो होती है स्टार्स की, वो आपकी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है. ओके. जो अगर ये हमारा जैसे अर्थ है, यहाँ पे जो स्टार लाइट, यहाँ से जो स्टार्स की जो लाइट आ रही है ना, वो ये ऐसे स्ट्रेट तो आएगा नहीं, राइट. होता ये है कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होता है. ओके, जैसे यहाँ पे आई है, फिर पता चले यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ये चीज़ ऐसे हो गई, फिर ये चीज़ रिफ्रैक्ट होके ऐसे होते होती है यहाँ तक पहुँच जाता है, और पता चला हमें ये चीज़ ऐसे दिख रही है. और स्टार है आपका यहाँ, लाइक कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल क्या है कि लड़का यहाँ खड़ा है, रे पाथ ये है स्टार की, और ये इसका अपेरेंट पोजीशन हो गई. ऐसा क्यों दिखा? क्योंकि वो जो था वो ऐसे ऐसे रिफ्रैक्ट होके आया होगा. काफ़ी बारी एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से स्टार लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो स्टार जो है वो ट्विंकल करता हुआ दिखता है. ओके. और यार ये देख लो, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. मतलब कि ये जो ऊपर वाला मीडियम होगा किसी भी जगह पे, जो ऊपर वाला मीडियम होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये रेयरर होगा और ये डेंसर होगा. मतलब ध्यान से देखना, अगर ऊपर वाला हमारा रेयरर है और नीचे वाला हमारा डेंसर है तो क्या होगा, ये चीज़ आएगी ऐसे, हम बनाएंगे इसका नॉर्मल वेट, तो क्या होगा, ये चीज़ आएगी लाइट ऐसे, हमने बनाया इसका नॉर्मल, ये चीज़ नॉर्मल से टूवर्ड्स जाएगी, राइट. फिर ऐसे ही होगा, फिर ऐसे ही आगे आएगी, यहाँ पे वापस से ये रेयरर हो गया, अब ये डेंसर हो गया, अब ये से फिर से चिपक के जाएगी. तो अब देख रहे हो ऐसे हो रहा है ना. रियलिटी में स्टार है यहाँ, बट ये चीज़ होते होते जब इसको एक्सटेंड करोगे तो दिखेगी यहाँ. समझ में आया? इसलिए हमारा जो स्टार होता है वो ट्विंकल करता हुआ दिखता है. एडवांस्ड एंड डिलेड सनसेट. सुबह में इन रियलिटी सन हमारा यहाँ होता है पहले, लेकिन हमें वो चीज़ पहले ही हमें दिख जाती है. इसे हम कहते हैं एडवांस्ड सनसेट. मतलब वो हमारे हॉरिजॉन से नीचे ही है, बट स्टिल वो चीज़ हमें दिख गई. इसे हम कहते हैं एडवांस्ड सनसेट. और इसका भी सेम रीज़न होता है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इफेक्ट्स एट सनराइज एंड सनसेट. जो सनराइज़ और सनसेट जो एडवांस में हो रहा है या डिलेड हो रहा है, उसका रीज़न भी यही होता है, क्योंकि वो चीज़ वहाँ से रिफ्रैक्ट रे जो आ रही है वो रिफ्रैक्ट करते हुए आ रही है. और हमको पता है जैसे हम नीचे आते हैं हमारा रिफ्रैक्शन जो होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इंक्रीज़ हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज़. ये सनराइज़ हो रहा है, आप देख सकते हो, ध्यान से देखो, ये बिल्डिंग है, यहाँ से सनराइज़ हो रहा है. एंड सनसेट, ये सनसेट हो रहा है. ठीक है, तो हमारा जो सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, तो बहुत अच्छा सा लगता है पूरा एकदम, जैसे सन है ये हमारा, तो मान लो इधर पूरा ऐसे रेड सा, इतना भी रेड नहीं दिखता, बट आप समझ रहे होगे. अच्छा सा लगता है. तो ऐसा क्यों होता है? तो कलर ऐसा होता क्यों है, तो आप ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, क्लियर हो जाएगा. ठीक है, बट होता ये है ना कि जो तुम्हारी जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब जो ब्लू लाइट होती हैं, जो शॉर्टर वेवलेंथ्स होती हैं, वो स्कैटर हो जाती हैं. ठीक है, बाय द पार्टिकल्स. एंड जो लाइट हमारे जो आँखों तक पहुँचती हैं वो हमारी लॉन्गर वेवलेंथ्स वाली होती हैं, जैसे हमारी रेड लाइट जो होती है. ठीक है, रेड डिसअपियरेंस, मतलब जैसे होता क्या है कि क्या सिर्फ रेड लाइट पहुँचती है? नहीं, देखो होता ये हो गया VIBGYOR. तो इधर वाली चीज़ें पहुँच रही होती हैं और ये एक तरीके से हट सी जाती हैं, क्योंकि इनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है. इनका वेवलेंथ कम होता है और इनका वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है वो हमें रेड डिसअपियरेंस देती है. एकदम से रेड नहीं दिखता, कैसा वाला आपको रेड दिखता है, ऑरेंज टाइप का रहता है, उसको हम रेड डिसअपियरेंस बोलते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो लंबी होती है, लॉन्गर होती है. ओके, और जिसकी वजह से हमारा जो सनसेट या सनराइज़ होता है वो रेड डिसअपियरेंस में दिखता है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट. अब
टेंडल इफेक्ट तो तुम बहुत ईजी चीज़ होती है, जैसे कि तुमने अपनी, ये तुम्हारे घर की खिड़की है, तुमने इसको खोल दिया है और यहाँ से अब क्या ऐसे ऐसे रोशनी आ रही होती है। तो अगर तुमने अपना, मान लो मम्मी ने चादर झटक दिया, तो वैसे छोटे 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 पार्टिकल्स दिखेंगे तुमको, उसी को हम लोग कहते हैं टेंडल इफेक्ट। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ स्मोक, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट ऑफ एयर विच बिकम्स विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो कि हमें ऐसे हम नॉर्मल देखेंगे तो हमें नहीं दिखेंगी, है ना। उधर से अगर ऐसे लाइट, रे ऑफ लाइट आएगी तो उसमें वो चीज़ हमें ऐसे ऐसे दिख जाती है। आई वुड से बीम ऑफ लाइट आएगी तो वो चीज़ हमें दिख जाती है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है? तो क्या तुम ये सोच रहे हो क्या नीचे वाटर है तो वाटर के रिफ्लेक्ट, ज़्यादा पानी है तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होकर हमें स्काई जो होती है हमारी ब्लू दिखती है, ऐसा सोच रहे हो? ये गलत है। आ जाइए रीज़न पढ़ते हैं यार। तो होता क्या है ना, ये आप पढ़ लेना। ओके, द मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव स्मॉलर साइज। जो बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हमारे एयर में ना, जैसे हम देखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कि वो शॉर्टर वेवलेंथ वाले लाइट को स्कैटर कर दें। तो जब भी सन से, जब हमारा 1 मिनट, ये मान लो आप वाइट लाइट है, तो जब भी हमारे सन से ये वाइट लाइट आती है, ओके, तो ये जो होता है हमारा, जब हमारे सन से वाइट लाइट आती है तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये ज़्यादा स्कैटर कर देते हैं ब्लू कलर को। ब्लू मतलब जैसे वायलेट, इंडिगो, ये सारी चीज़ों को, और फिर हम ज़्यादा इसको स्कैटर करेंगे तो वो चीज़ ओवरऑल जो स्काई होती है वो ब्लू दिखने लगती है ना। जो ऐसा नहीं है कि जो लॉन्गर वेवलेंथ है उनको नहीं करते, स्कैटर करते हैं बट बहुत कम करते हैं कंपैरिजन टू ब्लू एंड, राइट। ओके, या तो द स्कैटर ब्लू लाइट एंटर्स, और उसके बाद जाहिर सी बात है जो लाइट आपकी आंखों में जाएगी आपको वही चीज़ दिखेगी। तो ब्लू लाइट आपकी आंख में एंटर करे और आपको चीज़ें फाइनली ब्लू दिखती हैं, मतलब स्काई जो होता है वो ब्लू दिखता है। ओके, इज इट क्लियर? एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, if earth had no atmosphere then there would not have been any scattering, then the sky would have looked dark. The sky appears dark to the passengers flying at very high altitude. Now you tell me, अगर हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स ही नहीं होते, राइट, अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ही नहीं होते तो स्कैटरिंग कौन करता? मतलब कि हमारा जो ब्लू एंड वाले जो लाइट्स हैं, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सारी चीज़ों को तो इन्होंने स्कैटर करे छोटे पार्टिकल्स, और थोड़े बहुत बड़े वेवलेंथ वालों को भी करा, बट ज़्यादा इनको करा था, इसलिए स्काई हमें ब्लू दिखती है। बट अगर ये पार्टिकल्स होंगे ही नहीं तो कौन स्कैटर करेगा? कोई नहीं करेगा, और जाहिर सी बात है चीज़ें हमें ब्लू नहीं दिखेंगी, हमें चीज़ें डार्क दिखेंगी। ओके, सो द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई अल्टीट्यूड। और ऐसा होता भी है, ऐसे पैसेंजर्स जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई में उड़ाते हैं एरोप्लेन को, या एरोप्लेन में रहते हैं बेसिकली, उधर क्या, जहाँ पे तुम्हारे छोटे छोटे पार्टिकल्स ये वगैरह ये सब नहीं रहेंगे, वहाँ पे कौन स्कैटर करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है चीज़ें हमें एकदम डार्क या ब्लैक दिखेंगी। अब यार ये क्वेश्चन आता है कि डेंजर सिग्नल जो होता है जनरली रेड ही क्यों होता है? क्योंकि जो रेड होता है वो सबसे कम स्कैटर होता है, और बाय फॉग, जैसे जैसे फॉग वगैरह होता है, फॉग हो गया, तुम्हारा स्मोक हो गया, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ये ब्लू वगैरह लाइट्स को बहुत ज़्यादा स्कैटर कर देते हैं। तो कोई चीज़ ज़्यादा फैल गई तो बहुत दूर तक वो चीज़ नहीं दिखने वाली है। पास में रहोगे तो बहुत बड़ी सी दिखेगी, बट वो चीज़ दूर पे नहीं दिखेगी उतने अच्छे से। तो ये जो रेड वाली जो लाइट्स होते हैं, इसीलिए हम लोग सिग्नल जो होता है उसको हम लोग रेड में रखते हैं, क्योंकि ये उनको स्कैटर नहीं कर पाते, राइट। ये उनको उतना स्कैटर नहीं कर पाते, मतलब इनको लीस्ट स्कैटर करते हैं कौन? हमारे फॉग और जो भी हमारा स्मोक है वो। सो देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से उस चीज़ को एज अ रेड, मतलब एकदम सेम कलर उसी टाइप से उसको देख सकते हो, जैसा यहाँ पे लगेगा पास वाले को वैसा दूर वाले को भी लगेगा। ओके, एंड यस, योर चैप्टर इज फिनिश। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो। ओके, बाकी जो ह्यूमन आई अगर आपको पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है, ठीक है। 5 to 8 मिनट में पूरा आप उस ह्यूमन आई एंड उनके डिफेक्ट को रिवाइज कर सकते हो, और रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स भी करने हैं तो भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।